नमो बुद्धाय दोस्तों। अवर प्राइड हमारा गौरव में आपका स्वागत है। भारत का प्राचीन इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों का एक महासंग्राम रहा है। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे अस्तित्व और पहचान से जुड़ा है। नागों का आर्यकरण और ब्राह्मणीकरण। आखिर कैसे भारत के मूल निवासी नागवंशियों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को धीरे धीरे बदला गया, कैसे महान नाग राजाओं और उनकी नगर सभ्यताओं को धार्मिक आख्यानों के जरिए एक नई पहचान दी गई, तथा यह केवल एक सांस्कृतिक मिलन था या एक सोची समझी वैचारिक रणनीति। आज के इस वीडियो में हम साक्ष्यों के साथ इस ऐतिहासिक परिवर्तन की कड़वी सच्चाई को समझेंगे। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि महार और मेर लोग मूल रूप से गोल सिर वाले अल्पाइन ईरानी थे, जो भारत में आने के बाद नाग उपासक अथवा नाग कहलाए। उन्होंने वैदिक संस्कृति व धर्म को आंखों से ओझल कर अपनी संस्कृति व धर्म का विकास किया और उन्हें ही अपने जीवन का आधार बनाया। यानी उन्होंने बुद्ध और जैन धर्म को अपने लिए विकसित किया। शनै शनै वैदिक संस्कृति के लोगों को पीछे पछाड़कर अपनी राजनीतिक धार्मिक शक्ति की स्थापना करते गए। अंततः सारे भारत पे छा गए। उन्होंने मगध और सातवाहन जैसे विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। ब्राह्मणों ने अपनी कुटिल नीति पर चलते हुए जो लोग शक्तिशाली थे उन्हें अपनाते गए, और जो उनके घोर विरोधी व कमजोर थे उन्हें शक्तिशाली लोगों की सहायता से शूद्रपन की सामाजिक स्थिति में धकेलते गए। ऐसी कूटनीति का ब्राह्मण ने बहुत पूर्व से ही अनुसरण किया। ऋग्वैदिक काल से ही उन्होंने प्रभु जैसे धनाढ्य शूद्र असुरों को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया था। देखें ऋग्वेद के चौथे मंडल 45वें अध्याय और 31वें श्लोक पर। पणियों में ब्राबु श्रेष्ठ उन्नत मूर्धावत स्थान पर अधिष्ठित हुआ और गंगा के ऊंचे तटों की तरह वह श्रेष्ठ हुआ। आर्य ऋषियों ने एक दस्यु को इतना सम्मान क्यों दिया, यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाती है, जो ऋग्वेद का है चौथा मंडल 45वां अध्याय और 33वां श्लोक। सहस्र गायों का दान करने वाले प्रभु की स्तुति करते हुए हम सदा उनकी प्रशंसा किया करते हैं। स्पष्ट है ब्राह्मण ऋषि दान दक्षिणा के भारी लोभी थे। इसी प्रकार ब्राह्मणों ने स्वयं रचे पुराणों में नागों के श्रेष्ठ पुरुषों को प्रतिष्ठित स्थान देकर नाग तीर्थ की महिमा का वर्णन किया। नाग देवताओं के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया। स्कंद पुराण में प्रमुख नागों के नाम दिए गए हैं। वो है एलापात्र, कंबल, कारकोटक, धनंजय, पन्नग श्रेष्ठ, वासुकी, तक्षक, नील, पद्मक और अर्बुद। दूसरे एक अन्य स्थान पर जिन महानागों ने तपश्चर्या कर सिद्धि प्राप्त की, ऐसे महानागों के नाम दिए गए हैं वासुकी, तक्षक, परम घोर, नाग ऐरावत, महाभाग, कालिप, कारकोटक, धनंजय, शंखचूड़, महान तेजस्वी, धृतराष्ट्र, वृकोदर, कुलिक और वामन। इसी प्रकार मैं शिल्प में 7 महानागों का वर्णन है। उनके नाम इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, करकोटक, पदम, महापदम, शंखपाल और कुलिक। विद्वानों का विचार है इन महान श्रेष्ठ नागों को अपनी संस्कृति में शामिल करने हेतु वैदिक पुराणों में उन्हें देवता का स्वरूप दिया गया। मैं इन्हें हिंदूकरण या शक्तिशाली लोगों का आर्यकरण मानता हूं। जब नागलोक चारों ओर से सत्ता में आ गए तो ब्राह्मणों ने अपने पुरोहिती धंधे के हित का ध्यान रखते हुए उनसे संबंध बनाने व उन्हें प्रभावित करने लगे और उनके सन्निकट आने लगे। उनमें वैलारी ब्राह्मण यज्ञपति प्रमुख हैं, जिसने वाकाटकों का आर्यकरण किया। दूसरी ओर शरणागत ब्राह्मण ऋषियों व पुरोहितों द्वारा अपने वर्ण धर्म का ताना बाना पूरना प्रारंभ किया, तो उसका विरोध करने के स्थान पर
सत्ता के मद में चूर नाग राजा ब्राह्मणी पूजा पाठ व पवित्रता के पर्दे में वर्ण आश्रम अवस्था को आदर्श मानने लगे और उस आदर्श को आत्मसात करने का लोभ संवरण न कर सके। कारण उक्त आदर्शवाद उनको जनसाधारण की दृष्टि में उच्च व दैवीय शक्ति संपन्न प्रदर्शित करने, अपनी उत्पत्ति को वैध यानी छत्री बनाने और राज कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने में बहुत भारी प्रभावशाली प्रमाणित हो रहा था। हिरण्यगर्भ संस्कार क्या है? अनार्य राजाओं का लोभ यहां तक बढ़ गया था कि उन्होंने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाते हुए हिरण्यगर्भ संस्कार कराए। ऐसे संस्कार का वर्णन करते हुए विद्याधर महाजन लिखते हैं, राष्ट्रकूटों की महानता राजा दंती दुर्ग के काल में प्रारंभ हुई और जब उसने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट व टंक को जीतने के बाद अपना हिरण्यगर्भ संस्कार उज्जैन में संपन्न कराया था। फ्लीट के अनुसार राष्ट्रकूट उत्तर के राठौरों की संतति थे। वर्नेट के अनुसार राष्ट्रकूटों का संबंध आंध्र प्रदेश के द्रविड़ रेड्डी लोगों के साथ था। महाराष्ट्र के महारट्ठे और तुंगभद्रा घाटी के रट्ठे, जो स्वयं को रेड्डी कहलाते थे, एक ही मूल के हैं, अर्थात पूर्व काल में महारट्ठे आज के मराठे होकर कन्नड़ी और तेलुगी भाषी रेड्डी अथवा रड्डे मराठों का एक रूप है। जैन धर्म से रेड्डी लिंगायत धर्म में गए तो महारट्ठे बौद्ध धर्म से शैव धर्म में गए, अर्थात रेड्डियों की मूल उत्पत्ति महारनाग थी। डीडी कौशाम्बी हिरण्यगर्भ संस्कार विधि का वर्णन बताते हैं। हिरण्यगर्भ संस्कार में राजा नंगा होकर स्वर्ण गर्भ पात्र में लेट जाता था। ब्राह्मण जन्म होने के संस्कार से संबंधित मंत्र पढ़ता था। राजा आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर बाहर आ जाता था। अंत में ब्राह्मण उसे किसी उच्च कुल जाति का कोई गोत्र दे देता था और सोने के गर्भ पात्र को दान स्वरूप उठाकर ले जाता था। अधिकतर राजपूतों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई। नाग राजपूत बने। शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे हुआ, थोड़ी सा उस पर भी हम नजर डालेंगे। ऐसा एक अन्य उदाहरण महाराजा शिवाजी, जो कुर्मी नाग थे, का राज्याभिषेक कराने के लिए उन्हें छत्री प्रमाणित करने को उनकी जाति वंशावली तैयार करने का था, जिसका संबंध आनुवांशिक रूप से मेवाड़ के सिसोदिया वंश के साथ जोड़ा गया। तब उनका राज्याभिषेक हुआ। इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए उन्होंने बनारस से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गागा भट्ट को बहुत भारी धन देकर सेवाएं प्रदान की, मगर शूद्र होने के कारण शिवाजी को पैरों के अंगूठे से तिलक लगाया। भारशिवों की संतान भारों का शूद्रीकरण कैसे हुआ? मध्य भारत का पद्मावती का भारशिव राज परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वे मूल रूप में तक्षक या टका वंश के लोग हैं। समुद्रगुप्त ने इस वंश के अंतिम शासक गणपति नाग को मारकर उनके राज्य को गुप्त राज साम्राज्य में मिला लिया था, मगर गुप्त वंश के शासकों ने भारों के उत्तराधिकारों को अपना सामंत बना लिया। गुप्त राजाओं की सत्ता के क्षीण होते ही ये भार शासक स्वतंत्र हो गए और मध्य व पूर्व भारत में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। अंग्रेज इतिहासकार एम ए शेरिंग के अनुसार इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर तक बिहार तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग के विशाल क्षेत्र पर भारों का शासन था, मगर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्तर में राज कर रही कुछ राजपूत जातियों ने दक्षिण पूर्व की ओर पलायन करते हुए भार शासकों पर धावा बोल दिया और उनका अंत करके उनके राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया और गाजीपुर और आजमगढ़ जिले में भार अथवा फफूंद के सेनगढ़ राजपूतों में भयानक युद्ध हुआ। वास्तव में सेनगढ़ राजपूतों ने गाजीपुर के भार शासकों की नौकरी कर ली और बाद में अपने स्वामी को धोखे से मारकर राज्य छीन लिया। इसी प्रकार कांतित के भार शासकों का कन्नौज के गढ़वालों के उत्तराधिकारी गुधन देव ने कत्लेआम करके उनका राज्य छीन लिया। आगे बढ़कर खैरगढ़ पर धावा बोला और वहां के भर शासन का अंत करके अपने राज्य में मिला लिया। अंबेर के मौना या मीना राजपूतों ने भदोही के भारों से उनका राज्य छीन लिया।
वर या भर शब्द के शुरू होने वाले शहरों के नाम उन्हीं के पीछे पड़े, या जैसे बरेली, भदोही, बाराबंकी, बरहानपुर आदि। महान नागों की संतानों का अंधविश्वासी हिंदू समाज ने जिस प्रकार अंत किया, अपमानित किया, अधिकार वंचित किया, शायद दुनिया में इतिहास में ढूंढे भी ऐसा कोई उदाहरण न मिले। स्पष्ट है कि आज की अधिकतर कथित निम्न कही जाने वाली जातियां कल के इस देश के महान शासक नागों के बेटे हैं। जनसाधारण का भी हुआ आर्यीकरण। ये कटु सत्य है इतिहास का कि तख अथवा टाक क्षत्रिय यानी छीबा महाभारत प्रसिद्ध तक्षक जनजाति के वंशधर हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की आधुनिक कुनेत जाति मद्रों की संतान है, जो मूल रूप से टकाओं से संबंधित हैं। आज इतने लंबे काल यानी कि 1600 से 1700 साल के बाद सभी के मूल वंश तथा जनजाति को तलाश करना कठिन काम है। फिर भी कुछ जनजातियों के मूल धंधों को तलाश करने में हमने सफलता प्राप्त की। जैसे बुद्ध के परिवार शाक्य का मूल धंधा हल चलाना या कृषि था। आज उनकी संतान उत्तर प्रदेश में सब्जी बोने और बेचने का धंधा करती हैं तथा शक्का अथवा काछी जाति मानी जाती है। विदेह लोग गाड़ियों पर माल ढोने का धंधा करते थे, जो सार्थवाह अथवा उनकी जनजाति के नाम से वैदेहिका जाने जाते थे। आज से लगभग 100 साल पहले यह धंधा बंजारे करते थे। उनका विदेह लोगों से ठीक क्या संबंध है था, प्रमाण के अभाव में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, लेकिन उनसे प्रचलित किंवदंतियां इसका समर्थन करती हैं। इसी प्रकार माला लोग आधुनिक काल के फूल उगाने वाले और बेचने वाले से भिन्न नहीं हो सकते। लिच्छवी चरवाहे थे, क्षुद्रक पूर्व काल में रसोइये थे, अब वे छोटे मोटे दुकानदार और शूद्र माने जाते हैं। मालव लोग मध्य प्रदेश में कपड़े धोने वाले बढ़ई हैं। मालव लोग मध्य प्रदेश में कपड़े धोने वाले हैं या बढ़ई हैं। कोलिय अथवा मद्र मेघ आधुनिक काल के बुनकर हैं। अंबस्था कायस और बंगाल में वैद्य थे, जो सेन या नाई कहलाए जाते थे। तक्षक अथवा वह का बुद्ध के जीवन काल में रजक भी जाने जाते थे। इसका शाब्दिक अर्थ था महासंघों की शासक समिति अर्थात शासक या राजा, मगर बाद में इसका अर्थ बदलकर रंगरेज अथवा कपड़े साफ करने वाला, धोबी, शिल्पा या छीपा हो गया। मगर ये आज भी तक्षक या टाक क्षत्रिय जाने जाते हैं। ये छोटे समझे जाने वाले धंधों से संबंधित नाम, जो पूर्व काल में शक्ति, शौर्य, संभ्रांत होने के प्रतीक थे, अब निम्न अथवा अपमानित समझे जाने लगे। और इसका कारण था कि उनके हाथ से संपत्ति, तलवार और सत्ता छीन ली गई। जातियों में बांटकर उनकी एकता, सैनिक शक्ति छिन्न भिन्न कर दी गई। इस प्रकार के से प्राचीन काल के महान लोगों की शान समाप्त हो गई, जो एक ओर उन लोगों की सभ्यता के ह्रास का प्रतीक था, दूसरी ओर भारत में गुलामी, अपमान और दरिद्रता के अंधकार युग के प्रारंभ होने का प्रमाण था। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि सुमेरियन सभ्यता का एक विस्तार मात्र था। उन दिनों बलूचिस्तान तथा दक्षिणी ईरान का विशाल रेगिस्तान इतना सूखा मरुस्थली क्षेत्र न था जितना आज है, और मानवीय जनसंख्या सुमेर से सिंधु घाटी इसके उलट आती जाती थी। इसी कारण दोनों ओर की जाति, भाषा, धर्म, सभ्यता, सैनिक व राजनीतिक व्यवस्था, व्यापार और शिल्पिक धंधों में समानता और भारी समानता थी। दोनों क्षेत्रों के लोग दक्षिणी भागों की ऐसी भाषाएं बोलते थे जो द्रविड़ भाषाओं के निकट थी, और उत्तरी भागों में प्राचीन ईरानी भाषा बोलते थे, जिससे भारत में पिशाच वर्ग की प्राकृतिक पाली भाषाओं का जन्म हुआ, जिन्हें बाहरी घेरे की भाषाएं जैसे सिंधी, गुजराती, मराठी, मगधी, बंगाली, असमी और उड़िया। नाग और मातृ देवी की पूजा की प्रथाएं दोनों ओर प्रचलित थीं। इसी प्रकार मातृ प्रधान समाज तथा उत्तराधिकार की प्रथा दोनों समाजों में थी। उनमें सैनिक राष्ट्र अथवा नागरिक सेना की प्रथा का प्रचलन था, जिनमें प्रत्येक नागरिक को युद्ध विद्या का ज्ञान होना तथा आपत्ति काल में सभी के लिए युद्ध में भाग लेना आवश्यक था। हम जानते हैं सिंधु घाटी तथा सुमेर में नगर राज्य थे। नगर राज्य का शासक नगर के देवता के मंदिर का मुख्य पुरोहित भी होता था, जो प्रत्येक धार्मिक पर्व की अध्यक्षता करता था, यानी राजऋषि होता था। दोनों सभ्यताओं के शहर लगभग नियोजित थे तथा उनके
मंजिले पक्के मकान थे। स्पष्ट है कि दोनों ही उत्पादक सभ्यताएं थीं। यही कारण है उनकी प्रगति और समृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। दोनों ही सभ्यताएं लगभग एक ही काल में अपने विकास व प्रगति की चरम सीमा पर पहुंची। दोनों ही समान रूप से अपनी प्राचीनता, तीव्र प्रगति, धन दौलत और शान के लिए प्रसिद्ध हैं। मगर सिंधु घाटी की सभ्यता पर दुर्भाग्य तब टूटा जब उस पर मध्य एशिया से बर्बर गोरे रंग के अर्ध सभ्य आर्यों ने आक्रमण कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आक्रमणकारियों ने लगभग आधी सहस्राब्दी से अधिक काल के लिए निरंकुशता से शासन किया। आर्य गर्मी से बचने के लिए घने जंगलों में आश्रमों, आश्रम का अर्थ है जहां श्रम न करना पड़े, में निवास करते थे। मगर क्योंकि वे अपनी रोजी रोटी के लिए धूप में परिश्रम के धंधे तो नहीं कर सकते थे, अतः उक्त परिस्थितियों में बेबस होकर उन्होंने एक नई व्यवस्था का विकास किया। वे सत्तासीन थे तथा उनके पास काम करने के लिए भारी संख्या में जीते हुए गुलाम थे। अतः कठिन परिश्रम, शिल्पिक तथा उत्पादन के धंधे देशी गुलामों के कंधे पर डाल दिए, जो पहले से ही मूल रूप में परिश्रमी शिल्पिक उत्पादक लोग थे। भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश से पूर्व ही उनमें 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अतः उन्होंने गुलाम बनाए गए आदिवासियों के लिए एक चौथे वर्ण शूद्र का विधान किया और उन्हें उसमें डाल दिया। उक्त वर्णवादी व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने के लिए कठोर कानूनों की संरचना की। अतः परिस्थितियों ने श्रम साधना से बचने वाली कामचोर अनुत्पादक बन जाने को विवश कर दिया। मगर उनके पतन का यह अंतिम चरण न था। उनका पतन और भी हुआ जब उन्होंने एक नई व्यवस्था का विकास किया, जिसे सबसे पहले गुरुकुलों में लागू किया गया, जो वैदिक धर्म और शिक्षा के मूल केंद्र थे। जहां वैदिक ब्राह्मणी सभ्यता ने जन्म लिया और व्यवस्था भी भिक्षाटन की, यानी गुरुकुल का खर्च चलाने के लिए शिष्यों, विद्यार्थियों को आसपास के क्षेत्रों में भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था। मगर इसके विरुद्ध बुद्ध विहारों का खर्चा चलाने के लिए बौद्ध श्रमण कपड़ा बुनते थे। दोनों सभ्यताओं में यही मूल अंतर है, यानी कि आश्रम सभ्यता और दूसरी श्रमण सभ्यता। आर्य सभ्यता की यह व्यवस्था बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अर्थात इसे एक ऐसे वर्ग ने अपना लिया जो शासक भी था और समाज का सर्वाधिक आदरणीय वर्ग भी। अतः यह व्यवस्था समाज में सम्माननीय बन गई, यानी परिश्रम न करना भिक्षाटन आदरणीय व आदर्श बन गया। दूसरी ओर परिश्रम व उत्पादन के धंधे अनादरणीय व निम्न समझे जाने लगे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में धीरे धीरे भारी गिरावट आने लगी। दरिद्रता ने अपने कदम जमाने प्रारंभ कर दिए और राष्ट्र पिछड़ेपन, गरीबी और पतन के मार्ग पर अग्रसर हो गया। स्पष्ट है, आर्य अनुत्पादक श्रम से जी चुराने वालों की सभ्यता थी तथा अनार्य सभ्यता परिश्रमी उत्पादक लोगों की थी। अंत में समुद्रगुप्त ने 13 नाग राजकुमारों का वध करके उनकी गण संघों पर आधारित उत्पादकता व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अंधविश्वासी वैदिक जातिवादी व्यवस्था उन पर लाद दी गई। राष्ट्रीय सैनिक सुरक्षा व्यवस्था व संघ पर आधारित एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। उन पर सामंतवादी शोषण व्यवस्था का पंजा कसकर वास्तविक गुलाम बना दिया। अतः देसी उत्पादक श्रमण सभ्यता का ह्रास हो गया। राष्ट्र अवनति, गरीबी तथा गुलामी के गर्त में जा गिरा। आदिवासियों की सैनिक राष्ट्र और नागरिक सेना ने देश को अभिजित और शक्तिशाली बना दिया था, जिसकी स्वीकृति ग्रीक इतिहासकारों ने भी की है। सिकंदर स्वयं क्षुद्रक मालव महासंघ के बहादुर सैनिकों के तीर से घायल हो बाल बाल बचा था, परंतु उसकी मौत के लिए वह चोट ही उत्तरदायी थी। नाग सैनिकों के महासंघ ने पद्मावती के भारशेव राजा के नेतृत्व में कुषाण और सीथियनियों को राज्य की सीमा के बाहर धकेल दिया। मौर्य तथा सातवाहन जैसे विशाल साम्राज्यों की स्थापना की, मगर इसके विरुद्ध आर्यों की वर्ण व्यवस्था मात्र क्षत्रियों को ही विदेशी आक्रमण से युद्ध में भिड़ने की आज्ञा देती है। एक हिसाब के अनुसार उनकी संख्या राष्ट्र के कुल जनसंख्या की 5% से अधिक नहीं रही होगी, जिसमें आधी स्त्रियां व 2/3 बच्चे और वृद्ध भी नहीं लड़ते होंगे। अतः मुट्ठी भर क्षत्रियों की संख्या हमेशा युद्ध में विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों शर्मनाक हार झेलती रही। मुट्ठी भर ग्रीक, पार्थियनों, कुषाणों, शकों, हूणों व मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथों करोड़ों की जनसंख्या हारती रही। यह इसी कारण भारत लगभग 1000 साल तक गुलाम बना रहा। अतः आर्य वर्ण व्यवस्था ने राष्ट्र को क्या दिया? केवल शर्मनाक हार
अपमान भरा गुलामी का जीवन और दरिद्रता। आर्यों की वर्णवादी व्यवस्था के कानून असामाजिक अलोकतांत्रिक होने के कारण मात्र एक राजवंश और राजतंत्र की आज्ञा देते हैं। इस प्रकार साधारण आदमी की जिंदगी और मौत एक व्यक्ति यानी राजा के रहम पर आश्रित थी, जिनकी असामाजिक अमानवीय गतिविधियों से मानव इतिहास भरा पड़ा है। संक्षेप में, आदिवासियों को उनके रीति रिवाजों तथा सभ्यता ने उन्हें अधिक समृद्ध, श्रमिक, बहादुर सैनिक बना दिया था जो जाति का नाम तक नहीं जानते थे। वे बुद्ध के मानवतावादी अहिंसावादी शिक्षा के मार्ग पर चलते थे। उनकी तलवार हिंसा के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए स्थापना के लिए जानी जाती थी। वे सिंधु घाटी के कस्बों के ढह जाने के बाद दूसरी बार प्राचीन भारत का शहरीकरण के लिए उत्तरदायी थे। उनकी अंतिम प्राप्ति भारत के इतिहास का स्वर्ण युग की स्थापना करना था, मगर उनकी महान सभ्यता और घोर शत्रु आर्यों ने युद्ध के मैदान के स्थान पर कुटिल, निर्दयी, शैतानियों भरी राजनीतिक चालों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दी। साथियों, इतिहास को दबाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। नागों का आर्यकरण, ब्राह्मणीकरण केवल अतीत की बात नहीं बल्कि यह समझने की कुंजी है कि आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है। क्या आपको भी लगता है कि हमारी असली पहचान को पौराणिक कथाओं के पीछे छुपा दिया गया? अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने समाज और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई गौरवशाली इतिहास को जान सके। ऐसे ही साहसी और शोधपूर्ण वीडियो देखने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नागवंश।